में जाता सर। इतनी स्टडी करते हो आप? चलो, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस, चलो क्या पढ़े थे हम सैटरडे को? एविडेंस डार्विनिज्म। एविडेंस ऑफ डार्विनिज्म, जो कि क्या दिए थे? डार्विनिज्म ने अपने सबूत दिए थे। जो उनकी कौन सी थ्योरी थी उन्होंने प्रपोज की थी? थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि उन्होंने प्रपोज किया था डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने किया था। तो उसके बाद जो उन्होंने कुछ सबूत दिए थे अपने थ्योरी के बेसिस पर, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, एविडेंसेस, जिसको हमने देख लिया था। अगर मान लो सबसे पहले जो लेमार्क ने था, लेमार्क ने क्या बोला था कि अगर कोई भी हमारे बॉडी का अगर हिस्सा हम ज्यादा यूज करते हैं तो उसको क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वाले जनरेशन में क्या करेंगे, वही हिस्सा क्या हमको देखने को मिलेगा। लेकिन ये रॉन्ग प्रूफ किया था किसने? ऑगस्ट विसमैन ने किया था। उन्होंने बोला था कि ऐसे कोई भी सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? माइस पर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या कर दिए थे? टेल काट दिए थे, और जब देखा 21 जनरेशन में वही क्या हो रहा था, टेल एक्सप्रेस हो रहा था, क्योंकि सभी जनरेशन में दिख रहा था। उसके बाद जब यही एविडेंस लेके इन्होंने, चार्ल्स डार्विन ने अपने थ्योरी में जो नेचुरल सिलेक्शन उन्होंने थ्योरी दिया था, उन्होंने ऐसे कहा था कि अगर उन्होंने फर्स्ट एग्जांपल जिराफ का दिया था, जो लैंडमार्क ने दिया था। तो क्या बोला था उसने? लैंडमार्क ने बोला था कि अगर हम ज्यादा हमारे बॉडी का अगर कोई हिस्सा ज्यादा यूज करते तो वही हमको क्या देखने को मिलेगा, आगे वाले जनरेशन में देखने को मिलेगा, ये उन्होंने बोला था। लेकिन उसको रॉन्ग प्रूफ किया था अगस्त विसमैन ने। तो उसी के बेसिस पर हमारे चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने क्या बोला था कि ऐसा कोई नहीं है। अगर हम ज्यादा अगर हमारे बॉडी का कोई भी अगर ज्यादा हिस्सा अगर यूज कर रहे हैं तो एक्सप्रेस नहीं होता। तो उसको क्या करना पड़ता है, अगर कोई ऐसी बॉडी है तो उसको क्या करना पड़ता है, उस खुद में एडॉप्टेशन कॉज करना पड़ता है, खुद में एडॉप्टेशन कॉज करना पड़ता है। वही सिचुएशन हमको किस में देखने को मिला? जिराफ में देखने को मिला। क्योंकि वो क्या करता है, अगर उसको जिंदा रहना है खाने के लिए, कभी भी वो अपनी जो गर्दन है नीचे नहीं झुका सकता, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो लीव्स या पत्ते उसको अगर खाने हैं, अगर वैसे टॉल टॉल अगर क्या बढ़ते जाते हैं, प्लांट्स बढ़ते जाते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने नेक के रीजन को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा यूज करना पड़ेगा। जैसे हम जिम में जाते हैं, बॉडी बनाते हो, हम एक्वायर्ड कैरेक्टर से, क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर से, वैसे ही एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या करना पड़ेगा, खुद के बॉडी में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी जाके क्या कर पाएंगे, हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो ऐसा एक फर्स्ट एविडेंस दिया था, यानी कि सबूत दिया था, किसने? चार्ल्स डार्विन ने। उसके बाद उन्होंने बोला था जो हमने मोर, यानी कि जो बटरफ्लाई होता है, बटरफ्लाई की तरह हमने जो हम इंसेक्ट देखते हैं, जो हम अभी रेनी सीजन में वगैरह हमारे लाइट के ऊपर जो आते हैं, तो उन्होंने देखा कि जो मोड था उसमें भी क्या है, ग्रेजुअल चेंजेस देखने को मिले, वेरियस टाइप के चेंजेस। हम अगर मान लो मोड का कन्वर्शन अगर बटरफ्लाइज में हो जाता है, तो बटरफ्लाइज आपने वेरियस टाइप के, वेरियस स्पेसिस के बटरफ्लाइज देखे होंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के है। तो क्या है, ग्रेजुअल चेंजेस है। चेंजेस कैसे होते गया, थोड़ी 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 इसमें, यानी कि लॉन्ग पीरियड टाइम में क्या होते गया, चेंजेस होते गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेजुअल चेंज बोलते हैं। अब आपने देखा होगा, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आपका थर्ड पॉइंट वहां का रह गया था, जो एविडेंस दिया था। आपने नाम सुना होगा, डीडीटी, नाम सुना है? डीडीटी एक ऐसा कीटकनाशक है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड्स। क्या है? इंसेक्टिसाइड्स है, जो कि क्या करता है, अगर हमने उसका स्प्रेइंग कर लिया, जो हमारे यानी कि हमारे जो पूर्वज, जैसे हमारे दादाजी नानाजी के टाइम में वो डीडीटी मिलता था। आपको केमिस्ट्री में डीडीटी का स्ट्रक्चर है, डीडीटी का स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर है ना, आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ सर। हाँ, डीडीटी का। तो मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट पर छोड़ना चाहता हूँ, फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी। आपको डीडीटी का फुल फॉर्म ढूंढना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलो, ये डीडीटी क्या होता है? एक इंसेक्टिसाइड्स होता है। कोई बता सकता है डीडीटी क्या होता है? इंसेक्टिसाइड होता है। हाँ, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या होता है पता है आपको? डाइब्रोमो की डाइक्लोरो, ऐसा कुछ तो होता है, तो आपको ढूंढना है। चलो, एक इंसेक्टिसाइड से वो डीडीटी, जब हमारे पूर्वज थे ना, उस टाइम में वो क्या करते थे, बहुत सारे मॉस्किटो का
प्रोडक्शन होता था तो उसको किल करने के लिए क्या कर देते थे, वो स्प्रे कर लेते थे अपने घर में कि मॉस्किटो से अपना क्या हो सके, बचा हो सके। लेकिन ये मॉस्किटो भी क्या है, इतने शातिर थे, उन्होंने क्या कर लिया, अपने बॉडी में रेजिस्टेंस पावर को ग्रो कर लिया। क्या कर लिया, अपने बॉडी में रेजिस्टेंस पावर को ग्रो कर लिया। कुछ ही देर के लिए वो नार्कोटाइजिंग हो जाते थे। नार्कोटाइजिंग मीन्स आपको पता है क्या होता है? पता है नार्कोटाइजिंग क्या होता है? नशे में रहते। यस रोहित। नशे में रहते सिर को। हाँ, आपने देखा होगा जिसको हम अगर क्लोरोफॉर्म अगर हम सूंघते हैं तो आपने देखा होगा कुछ समय के लिए वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है ना? हाँ सर। हाँ, यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म आपने देखा होगा। तो यानी कि बेहोश, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नार्कोटाइजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नार्कोटाइजिंग बोलते हैं। तो अब क्या कर लिया उन्होंने, जब वो स्प्रे करते थे तो वो मॉस्किटो ने क्या कर लिया, अपनी बॉडी में रेजिस्टेंस पावर को बढ़ा दिया। और क्या करने लगे, जब उनका स्प्रेइंग होता है तो आपने देखा होगा वो हमारे नगर परिषद वाले वगैरह, देखो इस समय में जो स्प्रेइंग वगैरह लेके वो घूमते हैं, मशीन इंसेक्टिसाइड्स हाँ। की, जो हमारे हाँ सर। सीवेज जो नालियां वगैरह होती है उसमें वो स्प्रे करते हैं, उसमें भी यूज किया जाता है डीडीटी का। तो ये मच्छर क्या करते थे, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। फिर बाद में वो क्या कर लेते थे, जैसे हम होश में आते हैं वैसे होश में आते वो अपना काम चालू कर देते थे। तो उसने क्या कर लिया, अपने बॉडी में रेजिस्टेंस पावर को ग्रो कर लिया। क्या कर लिया, रेजिस्टेंस पावर को ग्रो कर लिया। अगर हम अभी अभी जनरेशन में है तो मैं आपको अगर एग्जांपल देना चाहता हूँ तो हमने कोरोना, अभी किसकी सबसे ज्यादा जो बातें हो रही है, कोरोना की बातें हो रही है। अगर हमको कोरोना से बचना है तो हम हमारे बॉडी में क्या करते हैं, क्या करते हैं? वैक्सीन। यस, सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, अभी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वैक्सीनेशन। तो इस वैक्सीनेशन का मतलब क्या होगा फिर, क्यों कर रहे होंगे हम? एंटीबॉडीज कोरोना के। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। यस, क्या इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर एंड हमारे बॉडी में अगर क्या बन जाएंगे, एंटीबॉडीज बन जाएंगे, तो एंटीबॉडीज क्या करेंगे, हमारे कोई भी अगर हमारा कोरोना का जैसा वायरस आता है हमारे बॉडी, तो उसको क्या करेंगे, कम्पीट करेंगे। क्या करेंगे? कॉम्पिटिशन देंगे उसको, तो उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय या किल भी कर सकते हैं। तो ये न्यू न्यू वायरस है। क्या है? न्यू न्यू वायरस है। अभी तक इस वायरस हमारे बॉडी में उसकी एंटीबॉडीज नहीं बनी, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनी है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं कि हमारे बॉडी में क्या हो, कोरोना की एंटीबॉडीज बने। और अगर हमारे बॉडी में उसका अगर इंटरेक्ट हो जाता है, इंटर हो जाता है कोरोना वायरस, तो हमारी बॉडी का हो उससे कम्पीट करे। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन हमको मॉस्किटो में भी देखने को मिला, जो उन्होंने क्या कर लिया, अपने बॉडी में रेजिस्टेंस पावर, यानी कि किसने, हमने नहीं, मॉस्किटो ने। तो वो क्या होने लगे, उस समय के लिए नार्कोटाइजिंग होने लगे। फिर वो क्या होने लगे, अपना काम उन्होंने चालू कर दिया, यानी कि किल नहीं हो रहे थे। पहले तो वो क्या हो रहे थे, किल हो रहे थे, लेकिन वो भी इतने शातिर निकले, जैसे हम इंसान शातिर है। हम इंसान शातिर है तो हमने क्या कर लिया, कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है, तो चलो वैक्सीन ले लो और क्या कर लो, हमारे बॉडी में ऑलवेज एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके रख दो, स्टोर करके रख दो। जब भी हमारा वायरस आ जाएगा कोरोना, तो उसको उससे क्या करेगा, कॉम्पिटिशन करेगा। तो उन्होंने भी अपनी बॉडी में क्या कर लिया है, डीडीटी का रेजिस्टेंस पावर बढ़ा लिया है। अभी उनको क्या नहीं होता, उसका कोई भी असर नहीं होता। इसी वजह से वो क्या हो पाते हैं, लिव रह पाते हैं, मरते नहीं है। तो आपको समझ में आया डीडीटी क्या होता है? तो आपको मैं, जब भी मैं बायो अगर पढ़ा रहा हूँ तो आपको एक यहाँ पर बात बोलना चाहता हूँ कि 2 मार्क्स से जो क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी, स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज आप उस स्ट्रक्चर को थोड़ा करके रख दो, आपके लिए काम में आ जाएगा। तो चलो, इतना समझ में आ गया एविडेंस? समझ में आ गया क्या एविडेंस? मैंने आपको नोट्स भी दे दिए थे, सिर्फ एक्सप्लेन करना था। सर। यस गर्ल्स, हाँ समझ में आए क्या? हाँ, ओके। हाँ सर। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्रॉबैक्स ऑफ ऑब्जेक्शन टू द डार्विनिज्म। हाँ, ड्रॉबैक्स एंड ऑब्जेक्शंस टू डार्विनिज्म।
चलो, अगर हमने देखो ये ड्रॉबैक्स क्या होता है एंड ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं डार्विनिज्म के बारे में। देखो, अगर मैंने कोई भी चीज की, अगर मैंने एस्टेब्लिश की या फॉर्मेशन किया कोई भी चीज का, तो उसमें भी क्या होता है, कुछ ना कुछ हमको डिफिकल्टीज आती है। देखो, अगर मान लो, अगर ये कोई इंसान है, ये वाला, इसके हाथ है और इसके पैर है। क्या है? पैर है। देखो, मैंने क्या कर दिया, इसके दो हाथ है, मान लो एक पूरा हाथ है आपका, और इसका मैंने एक हाथ क्या कर लिया, काट दिया। क्या कर लिया? काट दिया। तो आप मुझे बताओ, क्या ये इंसान पूरा ह्यूमन बॉडी पूरा है या अधूरा है? समझ में आया मैंने क्या बोला? तो देखो, एक ह्यूमन बॉडी है जिसमें हमको देखने को मिलता है कि हमारा जो फेस होता है, हमारे हैंड्स होते हैं, लेग्स होते हैं, जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं। इसमें मैंने क्या कर लिया, इस आदमी का एक हाथ, ये पूरा हाथ है, तो एक हाथ मैंने क्या कर दिया, काट दिया। एक हाथ मैंने काट दिया, और मैंने आपको बोला कि इस बॉडी में आपको क्या चेंज दिख रहा है या क्या कमी दिख रही है, तो आप क्या बताओगे मुझे? एक हाथ की। क्या बताओगे कि सर, जो हमारे सामने वाला जो पर्सन है उसको एक हाथ नहीं है। आपने क्या कर लिया, फिजिकली उसको देख लिया ना, इसको अपने आंखों से देख लिया कि हाँ सर, इसको एक हाथ नहीं है, इसलिए जो इसकी बॉडी है ना सर, अधूरी। बोलोगे आप? हाँ सर। बोलोगे ना? यस गर्ल्स, बोलोगे कि नहीं इसे? हाँ सर। हाँ। तो आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया। क्या किया? ऑब्जर्व किया। तो ऐसे ही जो किन्होंने चार्ल्स डार्विन ने जो अपनी थ्योरी दी थी, नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो उन्होंने देखा कि उनके थ्योरी में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, यानी कि क्या थी, कमतरता थी। जिसको हम मराठी में क्या बोलते हैं, कमतरता। क्या बोलते हैं? कमतरता। कुछ कमियां थी उसके अंदर, उस थ्योरी के अंदर, जो हम देखेंगे कौन सी कमियां थी, जो उन्होंने बताया नहीं या उन्होंने अपने थ्योरी में इंक्लूड किया नहीं, जो उन्होंने अपने थ्योरी में इंक्लूड किया नहीं, ऐसे हम जो कुछ कमियां रह गई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको ये समझ में आया ड्रॉबैक्स मीन्स क्या होता है? ड्रॉबैक्स मीन्स हाँ समझ में सर। आया ना, उस वर्ड का मीनिंग, यानी कि कमतरता। कोई तो कमियां थी, इस थ्योरी में। तो देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर मुझे देना है, अगर मान लो ए साक्षी के पापा है, ए साक्षी के पापा है, साक्षी के पापा है, साक्षी की मम्मा है, साक्षी की मम्मा है। तो चलो, मैं क्या बोलता हूँ, ये जो साक्षी के पापा है ना, इनके फेस के ऊपर ने क्या एक मोच, आपने मोच देखी होगी ना, मोच होती है ना, हाँ सर। मोस। मोच या मोच बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मोच। देखिए उसको, देखी होगी ना आपने? हाँ हाँ सर। हाँ 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 सर। हाँ। देखो, थ्योरी में क्या दिया, थ्योरी में क्या बोला था, थ्योरी में क्या बोला था, अगर अगर ये मोच अगर पेरेंट के किसी भी बॉडी के हिस्से में हो, ये मोच अगर किसी के बॉडी में हिस्से में हो, जो पेरेंट के किसी भी बॉडी के ऊपर या प्रेजेंट हो, क्या मोच, या जिसको हम तिल भी बोलते हैं, तिल नहीं, क्या तिल पता है ना आपको, जो ब्लैक कलर का डॉट्स होता है, हाँ मॉस। सर। हाँ सर। तो उन्होंने क्या हाँ बोला था, सर। अपने उन्होंने क्या बोला था, बॉडी का माइन्यूट, यानी कि छोटे से छोटा पार्ट, माइन्यूट फ्लैक्चुएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइन्यूट फ्लैक्चुएशन, यानी कि बॉडी का छोटे से छोटा पार्ट वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होता है। क्या बोला था उन्होंने, एक ड्रॉबैक्स था किसका, चार्ल्स डार्विन का, जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी। उन्होंने बोला था कि बॉडी का, अगर पेरेंट्स के बॉडी में अगर ऐसे तिल या मोस लाइक अगर स्ट्रक्चर दिखाई देते, एक ऐसे माइन्यूट है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा हैंड है, जैसे हमारा फेस है, एक ऐसे बड़े बड़े है, वो तो ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो फेस होते हैं हमारे मम्मी पापा से कुछ मिलते जुलते होते हैं ना, उतने मिलते जुलते नहीं होते, लेकिन कुछ तो होते हैं। जैसे हम बोलते हैं की तू मम्मी वर गेला, तू पप्पा वर गेला, असे बोलतात ना लोक। हाँ सर। हाँ सर। तो देखो, तो उन्होंने अपने थ्योरी में क्या बोला था
अगर बॉडी का ऐसे छोटे से छोटा हिस्सा जैसे मॉस या हम तिल बोलते हैं जिसको, ये भी क्या कर लेते हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, वो मम्मी की तरफ से हो या पापा की तरफ से हो। तो क्या आपने देखा है क्या ऐसे कि मोज वगैरह अगर पापा के यहाँ पर है तो वैसी सिचुएशन आपको इस बॉडी में भी देखने को मिलेगी? देखा है क्या? नहीं। अगर मान लो आपके किसी भी मम्मी पापा है तो आपने देखा होगा कि अगर मेरे पापा के यहाँ पर अगर मोच है, मेरे पापा के, अगर आपके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पापा के इसमें नहीं है मोच, अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरे पापा के यहाँ पर मोच है तो वही मोच मेरे भी गाल पर है। आपने कभी ऐसे देखा है क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं, ऑब्वियसली। तो इसका फर्स्ट ड्रॉबैक था कि उन्होंने बोला था अगर बॉडी का माइनस फ्लक्चुएशन भी होता है तो उसमें भी क्या हो जाता है, वेरिएशन हो, क्या यानी कि इवोल्यूशन हो जाता है, और जो क्या में देखने को मिलेगा हमको, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन देखने को मिलेगा। तो ऐसा फर्स्ट इसका क्या था, ड्रॉबैक था, जो कभी भी नहीं होता, जो कभी भी नहीं होता। जो चीजें हमारे इसमें है वो हमारे इसमें है, कुछ भी ऐसे छोटे छोटे जो तिल वगैरह, जो मोसेस वगैरह है, बाकी की चीजें ट्रांसफर हो सकती है। जैसे हमारा बॉडी का कैरेक्टर्स होता है या कलर होता है, बॉडी कलर होता है हमारा। अगर हमारे मम्मी पापा, अगर पापा काले हैं, मम्मी भी काली है, तो बच्चा कहाँ से गोरा पैदा होगा? वो भी काला हो जाएगा या सावला हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे हमारे कैरेक्टर्स होते हैं जो डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं। लेकिन ऐसे छोटे छोटे जो माइन्यूट फ्लक्चुएशंस होते हैं जो हमारे बॉडी में, वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होते। तो पहला ड्रॉबैक यही था इस थ्योरी का। समझ में आया पहला पहला ड्रॉबैक? हाँ सर। सीधा सीधा ड्रॉबैक में एक चीज ध्यान में रखनी है, जो मोज होती है या हमारा तिल होता है, कभी भी वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर नहीं होता, वो क्योंकि माइन्यूट फ्लक्चुएशन, क्या है, माइन्यूट फ्लक्चुएशन है। जो फ्लक्चुएशन होते हैं बड़े बड़े होते हैं, जैसे हमारा स्किन कलर है, हेयर स्टाइल है, हमारा हेयर कलर है, वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। लेकिन ऐसे छोटे छोटे चीजें ट्रांसफर होते नहीं। तो ये फर्स्ट ड्रॉबैक था, लिख लेंगे हम इसके बारे में। दूसरा 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 ड्रॉबैक क्या था? आ, इन्होंने इन्होंने अपने थ्योरी में इन्होंने अपने थ्योरी में कभी भी सोमैटिक सेल और जर्म सेल का या इस दोनों वर्ड का कभी भी यूज नहीं किया। आपने देखे हैं अभी तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ी थी, कभी भी आपको सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल की वर्ड दिखाई दिए थे क्या इस डार्विनिज्म में? नहीं। नहीं दिखाई दे, क्योंकि सिर्फ ये जो सोमैटिक सेल एंड जर्मिनल सेल या जर्म सेल, ये जो वर्ड्स किन्होंने किन्होंने यूज किए थे? ऑगस्ट विस्मैन, आपको पता होगा, किए थे ऑगस्ट विस्मैन ने। हाँ सर। उन्होंने ही बताया था क्योंकि उन्होंने एक थ्योरी को रॉन्ग किया था, जो किन्होंने दी थी, लेमार्क की थ्योरी को दी थी। उन्होंने बोला था कि सोमैटिक सेल कोई भी चेंजेस लाने के लिए या कोई भी डिफरेंस लाने के लिए या क्या बोलते हैं उसको, कोई भी चेंजेस लाने के लिए कारणीभूत नहीं होते। तो कौन कारणीभूत होते हैं? जर्म सेल, यानी कि जो हमारे गमेंट होंगे, जो हमारा क्या होगा, स्पर्म होगा, या हमारा क्या होगा, ओवम होगा, वही क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते कोई भी चेंजेस लाने के लिए। सोमैटिक सेल तो वैसे ही हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं लाते। अगर सोमैटिक सेल को अगर चेंजेस लाता है तो खुद में चेंजेस लाना पड़ेगा। अगर मैं क्या करूंगा, मुझे अगर बॉडी बनानी तो किस में होगी, मेरे जर्म सेल में होगी या मेरे स्पर्म में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, या ओवम में चेंजेस देखने को मिलेगा, या मेरी बॉडी के ऊपर चेंजेस देखने को मिलेगा, जो कि मेरी बॉडी सोमैटिक सेल से बनी। तो कहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा हमको? बॉडी में ऑब्वियसली, ना कि स्पर्म में, ना कि हमारे ओवा में चेंजेस देखने को मिलेगा। तो उन्होंने यही बात अपने थ्योरी में भी इंक्लूड नहीं की गई थी, इसलिए ये उसका सेकंड ड्रॉबैक है। सिर्फ ये जो जर्म सेल है, सोमैटिक सेल वाली जो भी बात की थी, वो किन्होंने की थी? ऑगस्ट विस्मैन ने की थी कि हमारे सोमैटिक सेल क्या नहीं होते, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कोई भी कैरेक्टर्स को पे करने के लिए। तो कौन होते हैं हमारे? ओनली जर्म सेल होते हैं। कौन होते हैं? जर्म सेल। तो सोमैटिक सेल में क्या होते हैं? एक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि हमको उसमें क्या करना पड़ता है, कुछ एडेप्टेशन या कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं, जो कि हम जिम वगैरह में जाके क्या करते हैं, उसको लाते हैं हमारे बॉडी में। तो सेकंड ड्रॉबैक समझ में आ गया आपको? हाँ सर। हाँ सभी को समझ में आ गया क्या? हाँ सर। उनका थर्ड वाला था, उन्होंने क्या बोला था? थर्ड ड्रॉबैक था अराइवल ऑफ फिटेस्ट।
अराइवल ऑफ फिटेस्ट, इसका थर्ड ड्रॉबैक था। इन्होंने क्या बोला था, अगर कोई भी न्यू जनरेशन बन जाती है, अगर न्यू जनरेशन बन जाती है, ऑब्वियसली मुझे बताओ, अगर एक फैमिली है, एक फैमिली का अगर बच्चा हो जाता है, एक फैमिली का अगर बच्चा हो जाता है, आप मान लो अगर दोनों भी मम्मी पापा क्या है, फिट है, क्या है, मम्मी पापा फिट है, क्या उनका एक भी बच्चा फिट नहीं होगा? अगर मम्मी पापा को कोई भी डिसीज नहीं है, अगर मम्मी पापा को कोई भी डिसीज नहीं है, जैसे हमने देखा कि सिकल सेल होता है, सिकल सेल आपका जो जनरल जनरल होता है, और क्या बोल सकते हैं, हीमोग्लोबिन की हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, जो सिचुएशन जो आंखों के रिलेटेड होती है, अगर इनमें से इनको कोई भी अगर सिचुएशन या जेनेटिक डिसऑर्डर्स नहीं है, तो क्या ये डिसऑर्डर्स हमको इस बच्चे में भी देखने को मिलेंगे? बताओ ना। अगर इनको ही कुछ नहीं है तो क्या ये बच्चे में देखेंगे जो हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स थे, वो किसके थ्रू कॉज हो रहे थे? मम्मी पापा के थ्रू ही कॉज हो रहे थे ना, सबसे ज्यादा। हाँ, सर। जो कि कौन थी रिस्पॉन्सिबल? मम्मी थी। याद है आपको चैप्टर? हाँ सर। है ना? तो अगर ये मम्मी पापा दोनों भी ठीक है, दोनों भी, इनको कोई भी डिसीज या कोई भी चीज उनमें प्रेजेंट नहीं है, डिसीज लाइक जो भी हमारे डिसीजेस होते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें अगर कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो क्या उनके बच्चे में वो ट्रांसफर हो जाएंगे? क्या फिर नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। क्या आपके मम्मी पापा को कोई भी डिसीज नहीं है तो आप में वो डिसीज आएगा क्या फिर? जैसे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, खून की कमी हो जाना, या जिसको हम क्या बोलते हैं, रात आंधळेपना, ऐसे कुछ चीजें आपके इसमें आ जाएगी? क्या नहीं आ जाएगी? तो उन्होंने ये भी नहीं बोला, इन्होंने अपने थ्योरी में ये भी नहीं बोला कि अगर जो भी नया नया जो भी बनेगा वो फिटेस्ट नहीं रहेगा, वो फिटेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उनको पता है फिटेस्ट हम किसको बोलते हैं। अगर मम्मी पापा में कोई भी डिसऑर्डर्स नहीं है तो क्या नहीं होगा, डिसऑर्डर्स उनके प्रोजेनी में भी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अराइवल जो भी नया बनेगा वो फिटेस्ट होगा या नहीं होगा, तो इन्होंने ये भी बात नहीं बोली थी। ऐसा उनका थर्ड पॉइंट था। तो और कुछ ऐसे एक दो है, हम पहले लिख लेते तो समझने की कोशिश करते। तो आपको ये तीन समझ में आ गए? तीन समझ में आ गए हाँ क्या? सर। यस गर्ल्स? हाँ सर। हाँ सर। क्यों रे, आंसर देने में आपको दिक्कत आ रही क्या? मुंह में छाले पड़ गए आपके? यस कृतिका, अनामिका, समझ में आया क्या कृतिका? कृतिका, आपको बोल रहा हूं मैं। अनामिका? हाँ। हाँ सर। ओके, चलो ड्रॉबैक्स लिख लेते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक लिखो, he considerate minute fluctuation variations as principal factors which are not heritable and not part of your देखो यहाँ पर माइनर फ्लक्चुएशन दिख रहा होगा आपको। जो हमारे क्या होते हैं, तिल वगैरह जो होते हैं, वो क्या नहीं होते, ट्रांसफर नहीं होते वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन।
he also did not distinguish between somatic and germinal cell. Germinal variation. Germinal variation and considerate all variations and हेरिटेबल. उन्होंने अपने थ्योरी में कभी भी नहीं ये बोला कि डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं किया सोमैटिक सेल एंड जर्मिनल वेरिएशन में, जो कि क्या होते हैं वेरिएशंस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. थर्ड पॉइंट, he did not explain the arrivals of the fittest. यहाँ पर लिखेगा, अगर हमको जिंदा रहना है तो कैसे अराइवल करना पड़ेगा, जो भी नई जनरेशन आएंगी जो कैसे फिटेस्ट रहेगी, तो वो भी उन्होंने अपने थ्योरी में बताया नहीं है. चौथा, he also did not explain cause, origin, gene and inheritance of variation and vestigial organ. Nor he could explain the extinction of species. देखो उन्होंने फोर्थ पीस में क्या कहा था, he also did not explain the cause, origin and the inheritance of the variations of the vestigial organ, nor could explain the extinction of the species. यानी कि इसका मतलब क्या होता है, उन्होंने अपने थ्योरी में ये भी नहीं बताया कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो न्यू स्पेसिस में जो ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि ठीक है हमारे मम्मी पापा, हमारे अगर बॉडी ह्यूमन की अगर बात की जाए, हमारे पास कौन से ऑर्गन्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिसकी हमारे क्या होती है सिस्टम्स वगैरह होती है, क्या होती है सिस्टम्स वगैरह होती है. तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने एक ये भी नहीं बोला था कि वो जो हमारे न्यू प्रोजेनी में ऑर्गन्स बनेंगे उनमें भी सेम कुछ ऐसे ही सिस्टम्स हमको देखने को मिलेगी. यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स में जो हमारे बॉडी में हमारे मम्मी पापा के हैं, क्या हमारे मम्मी पापा में ऑर्गन्स कुछ अलग है और हमारे ऑर्गन्स कुछ अलग है, ऐसे कोई है क्या, डिफरेंस है क्या? नहीं. उनके भी पास हाथ है, हमारे भी पास है. इसको हम दूसरा बोलते हैं क्या? नहीं सर. नहीं. वो अपने हाथ को हाथ बोलते हैं और हम इसको कुछ अलग ही बोलते हैं. तो उन्होंने ऐसे ही बोला था कि ही कॉज डिड नॉट एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि जो कॉजेस ओरिजिन ऑफ इनहेरिटेंस होता है, जो कि इनहेरिटेंस कौन कॉज करता है, किस
क्रोमोसोम के किस पार्ट में हमको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है? बताओ। होमोलॉगस रीजन। कौन से इसमें होमोलॉगस रीजन में देखने को मिलता है वेरिएशंस? इसमें होमोलॉगस रीजन में वेरिएशंस देखने को मिलता है, क्योंकि नॉन होमोलॉगस रीजन में क्या होता है, एक शॉर्ट होता है तो एक लॉन्ग होता है, जैसे आपने एक्स एंड वाई क्रोमोसोम देखा होगा, पता है ना आपको? हाँ सर। देखा है ना ऐसे कि अगर एक्स क्रोमोसोम है तो वाई क्रोमोसोम क्या होता है, शॉर्ट होता है, एक आर्म जो होता है उसका शॉर्ट होता है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा हमको, तो कहाँ पर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलता है, होमोलॉगस रीजन में देखने को मिलता है, होमोलॉगस रीजन में देखने को मिलता है। तो इसी क्रॉसिंग ओवर के कारण, इसी क्रॉसिंग ओवर के कारण हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं या जो हमारे माइन्यूट फ्लक्चुएशन, हाँ आगे देखेंगे, जिसको हमने पढ़ना है, म्यूटेशन थ्योरी वगैरह पढ़ना है, तो उस म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारा होमोलॉगस रीजन होता है, जो कि क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर्स को क्या करता रहता है, ट्रांसफर कर लेता है। लेकिन उन्होंने अपने थ्योरी में ये भी नहीं बताया कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि आगे वाले जनरेशन में सिचुएशन कॉज करे। ये भी उन्होंने अपने इसमें यानी कि न्यू एक्सट्रिक्शन जो स्पेसिस बनेगी, न्यू फॉर्मली स्पेसिस बनेगी, उसके अंदर ऐसे कौन से और या कौन सा ऐसा पार्ट था कि जो रिस्पॉन्सिबल था जो भी कैरेक्टर शो करने के लिए, तो उन्होंने ये भी अपनी इसमें थ्योरी में नहीं बताया था। ऐसे क्या थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे जो कि किसके थे, डार्विनिज्म के थे, अपने थ्योरी में उन्होंने बताया नहीं था। क्लियर? हाँ सर। लिख लिए सभी ने? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर कर दो इसको, क्लियर कर दो क्या? हाँ सर। ओके, चलो नेक्स्ट आपका है म्यूटेशन। आपने म्यूटेशन वर्ड सुना है, क्या होता है? हाँ म्यूटेशन वर्ड सुना है ना, म्यूटेशन? हाँ सडन चेंजेस। हाँ सर, सडन चेंज। कहां पर होता है सडन चेंज? आपके घर में या मेरे घर में? बॉडी हाँ, बॉडी आप- में। बॉडी में होता है। म्यूटेशन थ्योरी क्या है? म्यूटेशन थ्योरी, सबसे पहले म्यूटेशन सर आप अटक गए हो। सर आप अटक यस, आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। गए हो। सर आप अटक गए तो। आ रही है आप। बताओ कहां पर होता है? सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। मटेरियल कहां पर में। होता है चेंज? कहां पर होता है चेंज? बॉडी में होता है, जेनेटिक DNA में। मटेरियल में। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है हमारा? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। डीएनए। क्या होता है हमारा? डीएनए एंड आरएनए होता है, जिसमें क्या होता है, सडन चेंज हो जाता है। व्हाट इज अ म्यूटेशन? सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, ना कि बॉडी में, क्योंकि बॉडी में तो हम फिजिकली उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो पहले चेंज कहां पर होगा? आपके जेनेटिक मटेरियल में, यानी कि किसमें? डीएनए प्लस आरएनए में। कोई भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, सडन, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। कुछ कुछ जो होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। अगर एक बार हो जाता है हमारे बॉडी में चेंज, वो कभी भी
रिकवर नहीं होता, रिकवर नहीं होता। आपने देखा होगा पहले कि इसमें पोलियो, सुना है पोलियो? हाँ सर। देखा है पोलियो, नाम को सुना है ना पोलियो? हाँ सर। सुना है ना? पोलियो में क्या होता है, कभी आपने पोलियो इफेक्टेड पर्सन को देखा है क्या? हाँ हाँ। क्या देखने को मिलता है उसके बॉडी में, क्या चेंजेस देखने को मिलता है हमको? वो हैंडीकैप अपंग टाइप। यस, आपने देखा होगा कि उसका अगर कोई एक हैंड हो या कोई लेग्स हो तो हैंडीकैप दिखता है, हमको दिखता है, दिखता है ना? दिखता है कि नहीं? अटक क्यों गए? हेलो, मेरी आवाज आ रही क्या आपको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। हाँ, तो आपने देखा होगा अगर मान लो एक पर्सन को अगर पोलियो है, क्या है, पोलियो है, तो क्या वो ठीक होता है? क्या वो ठीक नहीं होता है? नहीं होता। जब पहले के जमाने में सबसे ज्यादा जो केसेस थे ना वो पोलियो के थे, क्या थे, पोलियो के थे। लेकिन अभी आपने सुना होगा पूरा वर्ल्ड हमारा पोलियो मुक्त हो गया, क्योंकि अब हम क्या लेते हैं, जब छोटा बच्चा पैदा हो जाता है तभी से हम क्या लेते हैं, पोलियो के डोजेस लेते हैं पोलियो के डोजेस हाँ हाँ सर। सर। ना। इससे हमारा अब क्या हुआ है, पूरा वर्ल्ड या पूरा हम इंडिया बोल सकते हैं क्या हो गया, पोलियो मुक्त हो गया है, जिसमें हमको एक भी पोलियो के केसेस देखने को नहीं मिलते। तो देखो अगर किसी को पर्सन को अगर पोलियो हो जाता है वो जिंदगी भर वो रिकवर नहीं होता, जिंदगी भर रिकवर नहीं होता। तो क्या मुझे बताओ, ये भी एक म्यूटेशन ही है, क्या है, ये भी म्यूटेशन ही है। तो आप मुझे बताओ कि ये म्यूटेशन सडन चेंज की वजह से हुआ, वो क्या लॉन्ग पीरियड के लिए था या शॉर्ट पीरियड के लिए था? जो किसी भी पर्सन को पोलियो हुआ लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड के लिए। ऐसे था, लॉन्ग पीरियड के लिए, या उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमानेंट। अगर किसी भी पर्सन को पोलियो का अगर हो जाता है तो कैसे है, परमानेंट। क्या है, परमानेंट है, जो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, जो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अगर मान लो अगर ये जेनेटिक मटेरियल से आपने क्लीन फिल्टर डिसीज देखा था, क्लीन फिल्टर जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर बोलते हैं, क्या एक बार अगर वो डिसीज किसी में कॉज हो जाता है तो क्या जिंदगी भर वो उसको रिकवर कर सकता है क्या, क्लीन फिल्टर डिसीज को? नहीं। 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 एक बार का अगर वो ट्रांसजेंडर बन जाता है तो ट्रांसजेंडर ही रहेगा। अगर ऐसे होता कि ट्रांसजेंडर का कन्वर्शन हम मेल या फीमेल कर लेते तो ऐसे कितने सारे बच्चे किन्नर नहीं होते, या कोई जो इंसान हो गया वो किन्नर नहीं होते, वो ट्रांसफर कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ जेनेटिक मटेरियल जो कैसे होता है, परमानेंट भी होता है और कुछ टेम्पररी भी होता है। जो कुछ पैदाशी जिसको हम बोलते हैं, जब हम बच्चा पैदा हो जाता है तभी से हो जाता है, और कुछ कुछ जो होता है वो पैदा होने के बाद जो हमारे बॉडी में बॉडी कॉज करती है, बॉडी कॉज करती है। अगर ऐसा आपको जो अगर मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो अगर जेनेटिकली अगर म्यूटेशन कॉज होता है हमारे बॉडी में तो हम उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। जो सडन चेंज जो कि क्या होगा, परमानेंट के लिए होगा। और वही अगर बात की जाए जो एक्वायर्ड यानी कि थोड़ी देर में ही हुआ लेकिन वो भी आपको कॉज करेगा जिंदगी भर, ऐसा हमारा कैंसर। कैंसर पता है आपको क्या होता है? हाँ सर। कैंसर पता है ना? कैंसर हाँ ये सर। भी क्या है,